हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैंने क्लास 12th के फाइन आर्ट्स के जो पहला चैप्टर है उसके बारे में बताया है, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। और इस वीडियो में आपको उसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा। तो जो बोर्ड में क्वेश्चन इससे आते हैं ओरिजिन और डेवलपमेंट से, तो इससे जो भी आंसर देने हैं और इसके जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं इस वीडियो में आपको दोनों दोनों कंफर्म हो जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट आगे के सब स्कूल्स हैं, जो इसकी पेंटिंग्स है, इसके बारे में मेरे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो एक ही में मैंने ये सारी चीजें नहीं डाली हैं, इसलिए क्योंकि मिक्सअप हो जाता, इसलिए मैंने स्टेप वाइज किया है। और आप इस वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चीजें हैं उसे कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी क्वेश्चन आपके हैं वो भी कर सकते हैं। राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। जब भी चैप्टर शुरू होता है तो उसका विकास कैसे वो डेवलप हुआ, कैसे उसकी शुरुआत होती है, इसको जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले उसके टाइम पे आते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरीज़ का है। 16 से 19th सेंचुरी के बीच में राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को माना जाता है कि इस बीच में वो डेवलप हुई और उसका स्टेप वाइज विकास हुआ। और इसके बाद जो उसके सेंटर्स थे राजस्थान के अंदर, जो उसके सेंटर्स थे, जो उसके सब स्कूल्स थे, वो मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, कोटा है। और इसके बाद बात की जाती है कि जब 15th सेंचुरीज़ की शुरुआत होती है तो उस समय राजस्थान में मेवाड़ के अंदर जैन कल्पासुत मिनिएचर पेंटिंग से इसकी शुरुआत होती है। मीन्स मेवाड़ में मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत जैन कल्पासूत्र से शुरू होती है। और इसके बाद जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि राजपूताना आर्ट, तो राजस्थानी आर्ट को राजपूताना आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और 17th सेंचुरीज़ में एक बहुत ही खास बात सामने आती है कि मुग़ल और राजस्थानी के बीच के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे, जिसकी वजह से राजस्थानी आर्ट पे मुग़ल इफ़ेक्ट भी पड़ने लगता है, उसकी पेंटिंग्स में वो इफ़ेक्ट भी दिखने लगते हैं। इसके बाद बात की जाती है सब्जेक्ट की। तो जो इस समय सब्जेक्ट लिए जाते थे वो हिंदू धार्मिक ग्रंथों से लिए जाते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, गीत गोविंद, सुरसागर, बिहारी सतसई। ये सारे जो ग्रंथ हैं इनके किसी स्टोरी के किसी एक पार्ट को लेके उस पर पेंटिंग की जाती थी। और ये जो पेंटिंग होती थी इसका जो मीडियम होता था वो वाटर कलर होता था। वाटर कलर से करते थे, लेकिन वो टेम्परा टेक्निक से करते थे और पेपर पे करते थे। टेम्परा टेक्निक क्या है? टेम्परा टेक्निक में कलर्स में कुछ बाइंडर मिलाते हैं, जैसे कि अंडे की जर्दी मिला देते हैं। इसके अलावा और भी बाइंडर हैं, तो उस टेक्निक को टेम्परा टेक्निक कहते हैं। और कुछ उसकी स्पेशलिटीज़ की बात की जाती है तो उसमें आता है कि पोटेंशियल अंडरलाइनिंग, मतलब जो उसमें पेंटिंग्स बनती थी उसमें कुछ चीज़ें दिखती थी, ये उसकी खासियत थी, खास बात थी उस समय की, जिसमें से पोटेंशियल अंडरलाइनिंग, सेंटिमेंटल फेसेस आर फीचर, इम्पोजिंग फिगर्स, डार्क कलर्स प्रेजेंटिंग विविड ह्यूमनली इमोशन शामिल है। पोटेंशियल अंडरलाइनिंग क्या होती थी? जो फिगर्स होते थे उसमें जो उनकी लाइंस में जो आर्टिस्ट जो लाइंस है उनकी पेंटिंग में उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है। जैसे कोई शुरू का आर्टिस्ट होता है तो वो कुछ ड्रॉ करता है तो हाथ उसके कांपते हैं, उसकी लाइन सही नहीं चलती है, जबकि उसमें ऐसा नहीं था, उनकी लाइंस में कॉन्फिडेंस था। और जो फेसेस बनाते थे उसमें फीलिंग दिखती थी, जिस भी चीज़ को वो दिखाना चाहते थे। और डार्क कलर्स का मतलब यहाँ पे ब्लैक ब्लू से नहीं है, डार्क कलर्स में ब्राइट कलर्स, चमकीले कलर्स यूज़ किए जाते थे। ये तो हो गया एक ग्राफिक्स फॉर्म में उसका शॉर्ट इंट्रो। अब इसे अच्छे से एक्सप्लेन तरीके से देख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को क्वेश्चन 2 दिख रहे हैं, तो ओरिजिन से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में ओरिजिन से क्वेश्चन भी आते हैं। तो जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इसके साथ साथ इन क्वेश्चन के आंसर भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए आइए इसको ध्यान से देखते हैं। आप अच्छी तरीके से पूरा इस वीडियो को देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट का राजस्थानी से क्लियर हो जाएगा। आप इससे उसके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर लेंगे और उन क्वेश्चंस के भी आंसर आपको मिल जाएंगे जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से आते हैं एग्ज़ाम में।
चलिए फिर शुरू करते हैं, पॉइंट वाइज इसे देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जैसा कि शुरू से बताया जा रहा है कि 16 से 19 सेंचुरी में राजस्थान के अंदर राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई थी, और जो इसके सेंटर्स थे मीन्स जो इसके सभी स्कूल्स थे, इसमें इनका बहुत ही अच्छा रोल होता है इसको डेवलप करने में। मतलब राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में इन सेंटर्स का अहम रोल होता है। और इसके बाद देखा जाता है कि जो मेवाड़, बूंदी, जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर, कोटा है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था है तो ये राजस्थान के प्लेसेस, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में बहुत अच्छा माना जाता है। मींस उस समय की पेंटिंग अच्छी थी और जो कि राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड थी, और ये राजस्थान से रिलेटेड प्लेस हैं, तो ये इंडियन आर्ट में एक अपना अच्छा प्लेस मेंटेन करते हैं अपनी पेंटिंग को लेके। इसके बाद बात की जाती है कि जो पेंटिंग राजस्थान में स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से कहाँ तक, पहले वो मेवाड़ में बनी, फिर वहाँ से फैलती हुई वो बूंदी तक फैल गई। मतलब स्टार्टिंग मेवाड़ से होता है, फिर धीरे धीरे वो बूंदी की तरफ फैलता जाता है। उसके बाद बात आती है कि हमेशा से शुरू से मैंने बताया कि मुग़ल का भी इफेक्ट उसमें देखने को मिलने लगा था। तो फिर जयपुर में जो जयपुर की आर्ट थी उसमें कुछ मुग़ल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जो जयपुर स्कूल्स की आर्ट है उसमें। अब बात की जा रही है कि जब 18th सेंचुरी थी तो जयपुर से जब मुग़ल एलिमेंट आने शुरू हो गए थे, तो कोई भी जगह पे जब कोई आर्ट स्टाइल दूसरे जगह पे आके मिलती है तो उसके मिलने से एक नई स्टाइल डेवलप हो जाएगी। राजस्थानी में जो चीज़ें चल रही थी वो तो थी ही, लेकिन मुग़ल के आ जाने से उन दोनों के मिक्सचर से एक नई आर्ट स्टाइल हो जाती है, जो कि हमें 18th सेंचुरी तक के बाद तक में किशनगढ़ और जोधपुर में आसानी से देखने को मिलती है। अब इसके बाद जो इसके नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्लियर हो जाएगा कि जो राजस्थानी में शिकार के पेंटिंग्स होती थी, हंटिंग सीन्स होते थे, उस पर जो पेंटिंग बनती थी वो हमें बताते हैं कि राजस्थानी के जो पहले की हिस्ट्री थी, राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके और उन चीज़ों को की रियलिटी को हमें बताते हैं। जो पेंटिंग्स हैं हंटिंग सीन्स की, जो पेंटिंग्स उस समय बनाई गई थी, और जो जब भी किसी में जैसे मुग़ल और राजस्थान के बीच में रिलेशन अच्छे थे, लेकिन वो हमेशा से अच्छे नहीं थे। तो 18th सेंचुरी में कुछ राजपूत और मुस्लिम के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुआ था। और इन सब जो भी पॉइंट्स हैं उससे एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोग को कि कैसे कैसे जो उसका मेन मतलब है इस टॉपिक का, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट का, कि वो कौन से स्टेप्स होते हैं जिस पे राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग शुरू होती है, क्या क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं उस पर। तो जैसा कि अभी दिख रहा है कि जो मेजर फैक्टर्स थे, जो दो राजस्थानी पेंटिंग के डेवलप होने में, विकसित होने में जो दो मेजर फैक्टर्स थे, उसमें पहला था कि इकोनॉमिक, जो कि राजस्थान का एक धनी वर्ग था जिसमें कि अमीर रहते थे, कि सबको पता है किसी भी स्टेट के डेवलप होने में वहाँ के जो रिच पर्सन है उनका अहम रोल होता है। तो एक ये मेजर फैक्टर था राजस्थान के जो रिच पर्सन था उनका। और सेकंड ये था कि जो वैष्णविज्म मतलब वैष्णववाद से का उस समय बहुत बोलबाला हो चुका था। ये वैष्णविज्म क्या है, वैष्णववाद क्या है, इसमें होता है कि लोग देवी देवताओं को मानने लगते हैं, मतलब उनके अंदर भक्ति भावना आने लगती है। तो ये दो रीज़न, जो उस समय का एक रिच पर्सन था उसका और ये वैष्णववाद का आ जाना ही दो फैक्टर हैं जिससे राजस्थानी पेंटिंग बहुत ज़्यादा विकसित होती है। और ये जो वैष्णववाद, जो भावना लोगों में देवी देवताओं के मानने की है, वो तो उसके पेंटिंग से भी पता चलती है, क्योंकि वो हिंदू थीम्स को ही लेते थे, हिंदू ग्रंथ के टॉपिक को ही लेते थे। सिंपल सी बात है, कोई भी आर्टिस्ट किसी सोसाइटी में रह रहा है तो वो उन्हीं पेंटिंग्स को बनाएगा जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। तो
तो सोसाइटी देवी देवताओं की मानने वाली अगर सोसाइटी है तो आर्टिस्ट भी उन्हीं चीज़ों को बनाता था ताकि वो सोसाइटी उस पेंटिंग को एक्सेप्ट करे। उस वही वैष्णववाद, इसीलिए वैष्णववाद का असर उस पेंटिंग्स पे पड़ता है। तो अब देखा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट्स में यही क्लियर किया जा रहा है कि जो भक्ति आंदोलन मीन्स वही लोगों के बीच में, लोगों में देवी देवताओं के प्रति या अपनी संस्कृति के प्रति सारी चीज़ें आने लगी थी, जिसका असर वह उस समय की पेंटिंग्स पे पड़ता है। और जाहिर सी बात है जो उस समय के ग्रंथ से, हिंदू ग्रंथ से, फेमस ग्रंथ से वो भी टॉपिक में लिए जाने लगे। लोग उसे अच्छे से एक्सेप्ट करते थे। क्यों? क्योंकि वो उन ग्रंथ्स को मानते थे, उन देवी देवताओं को मानते थे। तो आर्टिस्ट भी उन्हीं चीज़ों को बनाता था। अगर जैसे कि एम एफ हुसैन, सबको पता है कि एम एफ हुसैन बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने सरस्वती जी की न्यूड पेंटिंग बनाई थी, जो कि हमारी सोसाइटी में तो सरस्वती जी को माता माना जाता है। तो जब वो उसके अपोजिट काम किए थे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए और उन्हें भागना पड़ा, यहाँ से भगा दिया गया। तो इसी वजह से जो उस समय देवी देवताओं को मानने वाला हमारा सोसाइटी था, तो आर्टिस्ट भी उन्हीं टॉपिक्स को लेके वर्क करते थे ताकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि मैं ऐसी पेंटिंग क्यों बनाऊं जो कि सोसाइटी में चले ही ना, तो सोसाइटी देवी देवताओं की मानने वाली थी, तो आर्टिस्ट रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला से रिलेटेड स्टोरीज में से अपने पेंटिंग्स के टॉपिक को लेते थे और बनाते थे, और सोसाइटी उन्हें पसंद भी करती थी। तो एक ये भी मेन रीज़न था राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग के डेवलप होने में, और एक फैक्टर था जो रिच पर्सन थे उनका भी इफेक्ट पड़ा था। उसके बाद भगवत गीता और गीत गोविंद, जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखा था उसको भी बहुत अच्छे तरीके से, उसकी जो टॉपिक्स हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, और जो राजाओं की लाइफ स्टाइल थी उसको भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जैसा कि मारू रागनी जो आपके सिलेबस में पेंटिंग उसमें भी दिखता है कि राजा रानी है, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें अच्छे से बनाई गई हैं। फिर दिखता है कि जो मुग़ल सल्तनत थी उनको भी पेंटिंग में एक स्थान दिया जाता था। राजस्थानी के अंदर जैसे मुग़ल से उनका रिलेशन अच्छा था, तो जाहिर सी बात है कि उस समय का आर्टिस्ट जो चीज़ें अपने सोसाइटी में देख रहा है, वो देख रहा है कि मुग़ल्स और राजपूत के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ गई है, तो वो अपनी पेंटिंग्स में भी उस चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता है, और मुग़ल सल्तनत को भी वो अपनी पेंटिंग में एक जगह देता है। मतलब उनकी चीज़ों को भी वो बनाता है और उसे सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करता है। रागमाला जो कि एक म्यूज़िकल विधा मोड से है, उसकी भी जो रहस्यमयी पौराणिक कहानियाँ हैं उस पर भी पेंटिंग्स आर्टिस्ट बनाना शुरू कर देता है। और मैंने कई बार बताया है कि मुग़ल के आने के बाद 17वीं सेंचुरी में बहुत ही ख़ास बात होती है कि दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है, मित्रता हो जाती है मुग़ल्स और राजपूत के बीच में। तो वही पॉइंट्स में इस क्लियर करते हुए लिखा गया है। जब भी आप अगर नोट्स बना रहे हो उसमें भी सारी चीज़ों को लिखना ज़रूरी है कि उन दोनों के बीच के रिलेशन की वजह से उस समय की पेंटिंग राजस्थानी और जो मुग़ल स्टाइल बाहर से आई थी वो बहुत ही ज़्यादा राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को डेवलप कर देती, बहुत ज़्यादा विकसित कर देती है, दोनों की मिली हुई स्टाइल जो थी। फिर आती है कि जो 17वीं सेंचुरी थी, इसी में 17वीं सेंचुरी में ही हुआ था, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है, जिसका इफ़ेक्ट ये था कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई थी और उनकी पेंटिंग्स को एक समझ लो पिलर्स मिल गया था। मतलब कि जो आर्ट स्टाइल उनकी चल रही थी पहले से, और मुग़ल्स के आ जाने के बाद जो उसमें और विकास हो जाता है और वो आगे बढ़ जाती है, और उसकी जो सुंदरता होती है वो और बढ़ जाती है 17वीं सेंचुरीज़ में। अब इसके बाद मेवाड़, जो मेवाड़ का चीज़ें थी, मेवाड़ में जो पेंटिंग होता था उसका बहुत पूरे राजस्थानी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर है और वो मेवाड़ का रहा है। मेवाड़ की जो राजस्थानी फिगर्स थी, पेंटिंग्स थी, उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहा है। और सबको पता भी है कि जो मेवाड़ में पालम भागवत पेंटिंग बनी थी
वो सबसे ज़्यादा राजस्थानी की डेवलप पेंटिंग मानी जाती है। मतलब राजस्थानी में सबसे विकसित पेंटिंग पालम भागवत थी, जो कि मेवाड़ में बनाई गई थी। और कुछ पेंटिंग्स जो हैं उस समय की, राजस्थानी के समय की जो बनी हैं, उनके आर्टिस्ट के नाम भी पता है, जैसा कि अभी चैप्टर में आपको सारी पेंटिंग्स के बारे में पता चलेगा। और वो कब बनी इसका भी हम पूरा अच्छे से जो नॉलेज है वो मिलता है हमें, या कह लो कि कुछ बहुत सारी पेंटिंग के आर्टिस्ट और उसकी डेट के साथ हमारे पास मैटर्स अवेलेबल होते हैं। और 16 सेंचुरी जो थी, तो ये सारी चीज़ें जो स्टेप वाइज होती जा रही हैं, या कह लो कि राजस्थानी में जो सारी चीज़ें हुई हैं, उसका असर 16 सेंचुरी से ही पता लगने लगता है। और वो सारी चीज़ें जैसे जैसे समय बीतता है, वो आर्ट उसकी आर्ट जो स्टाइल थी या पेंटिंग्स थी उसमें दिखने लगती हैं सीधे सीधे से। और जो यहाँ की मुग़ल के आने से पहले जो चीज़ें राजस्थानी में थी, जो उसकी क्वालिटीज़ थी, और उसके आने के बाद वो चीज़ें सीधे सीधे, मुग़ल के आने के बाद सीधे सीधे दिखाई पड़ती हैं। जो एक बदलाव था पहले की जो स्टाइल थी और उसकी जो मुग़ल के आने के बाद की स्टाइल है, तो दोनों में जो प्रोग्रेस था वो साफ साफ दिखता है। बहुत सी पेंटिंग जो थी बहुत हाई क्वालिटी की थी। और 17th सेंचुरी के बीच की ये बात है कि बहुत सी पेंटिंग बहुत हाई क्वालिटी की थी। और यही मेन रीज़न था कि जब पेंटिंग्स हाई क्वालिटी की हैं तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें अपने आप डेवलप ग्रोथ कर जाएंगी। राजस्थानी के अंदर 17th सेंचुरी के अंदर बहुत सी पेंटिंग हाई क्वालिटी की थी, तो ये असर पड़ा पूरे राजस्थानी पे कि राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग हाईलाइट हो गई और वो डेवलप हो गई। अब इसके बाद देखेंगे कि 19th सेंचुरी में एक बात ये सामने आती है कि जो फॉर्म्स थे, जो फिगर्स थे, जो उस समय कलर स्कीम थी, वो सारी चीज़ें बहुत ही अलग थी, लोगों को अट्रैक्ट करने वाली थी, बहुत ज़्यादा डेवलप थी, या कह लो कि अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी थी। और इसके बाद सामने आता है कि जो आर्टिस्ट थे राजस्थानी के, वो मुग़ल पेंटिंग्स में, एक बात अभी आगे पढ़ोगे, मुग़ल पेंटिंग जब पढ़ोगे तो उसमें फ्लोरा एंड फौना का जिक्र होगा। तो ये मुग़ल एलिमेंट्स थे। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी बात होती है। तो वो छोटे छोटे पौधे जो कि मुग़ल पेंटिंग्स में दिखती है, तो मुग़ल्स के आने के बाद राजस्थानी भी में पेंटिंग्स में भी आर्टिस्ट उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके बनाने लगे थे। एक तरह से वही सारी चीज़ें हैं कि मुग़ल के आने के बाद की सारी चीज़ें, जो जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुग़ल की हैं, वो इफ़ेक्ट यहाँ राजस्थानी में भी दिखने लगा था। और जो राजस्थानी पेंटिंग जो थी, राजस्थानी पेंटिंग जो हुई थी, वो उस समय राजस्थान में रहने वाले जो नेचर के लवर थे, वो साफ साफ राजस्थानी पेंटिंग में इन चीज़ों को देख सकते थे। जो नेचर लवर थे कि राजस्थानी जो पेंटिंग थी वो नेचर के कितने करीब थी, वो अपनी पेंटिंग्स के बैकग्राउंड में या जो इन्वायरमेंट लेते थे उसमें नेचर की चीज़ों को रखते थे। और इसी के साथ साथ जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग में हमारी जो इंडियन कल्चर की जो फीलिंग है वो भी देखने को मिलती है। तो इन सारी बातों से कैसे कैसे स्टेप वाइज डेवलप हुई, कौन से टॉपिक्स वो लिए, क्या चीज़ें अलग से मुग़ल की उसमें मिली, किस टाइम पे क्या चीज़ें सही थी, कौन कौन सी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें इन सारे पॉइंट से क्लियर हो जाता है। और अगर आप आंसर में ये सारी चीज़ें डालते हो तो ये इतना मैटर अपने आप में सफिशिएंट है कि उन सारी बातों को कवर कर लेगा जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से लास्ट में आप ये मेंशन ज़रूर कर दो कि इस प्रकार से राजस्थानी स्कूल डेवलप हुई, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई। तो बहुत ज़्यादा इसके आगे तो अभी मेवाड़ है, इसके सभी स्कूल्स हैं, पेंटिंग्स है, उसके बारे में भी जानना है। लेकिन ये सारी चीज़ जो थोड़े थोड़े पार्ट में समझना,
एक बार में थोड़ी चीज़ों को समझना लेकिन अच्छे समझना ये ज़्यादा मायने रखता है कि एक ही वीडियो में हम सारा एक में बना लें और वो घाल मेल हो जाए सारा एक दूसरे से, ऐसा नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ को सीखिए, समझिए और अच्छे से ध्यान से इसको एक बार वीडियो अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीके से कवर हो जाएगा आपका सिलेबस। और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अब आप इसे ट्राई करिएगा, जो भी चीज़ें होगी कमेंट में करके बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसे पूछ भी सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मेवाड़ के बारे में बताएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आगे बढ़ती हैं और क्या चीज़ें फेमस थी और कौन से आर्टिस्ट थे।